हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। एक लंबे गैप के बाद फाइनली हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने खत्म कर ली थी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल एंड पे हम पहुंच चुके हैं। वीडियो नंबर 116 तक हम शूट कर चुके थे। 117 के साथ आज गवर्नमेंट बजट पे हम कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे जैसे आपको पता है या फिर जो लोग नए व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं कि हमने कोर सब्जेक्ट के अलावा करंट इकोनॉमिक इश्यूज पे भी डिस्कशन किया है। एक्सपर्ट ओपिनियन पे भी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है और जिस पे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे या फिर करंट इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन किया है। प्लेलिस्ट आपके ऊपर शो कर रहा है, मेरे सर के ऊपर, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। आज हम लेक्चर नंबर 117 पे गवर्नमेंट बजट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरीके से, और ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें और बेनिफिट मिले, ताकि हम और मोटिवेशन मिले, ताकि हम और इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव लेक्चर्स के साथ आपके सामने हाजिर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 117 पे आज हमें किस चीज़ पे चर्चा करनी है। ओके सो हम 117th लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बजट डेफिसिट यहाँ पे क्या है कि जिसके ऊपर हमको बात करना है। तो डेफिसिट की अगर हम बात करें तो डेफिसिट यहाँ पे लॉस के सेंस में है, नुकसान के सेंस में है, यानी वो बजट जो किसी न किसी प्रकार के नुकसान में चल रहा हो या फिर वो बजट जो किसी न किसी लॉस के सेंस में हो। तो लॉस के सेंस में क्या है, यहाँ छोटी सी डिफिनेशन लिखी है कि इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द बजट रिसीव्ड, यानी सरकार के ये जो खर्च हैं अगर वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू उसकी रिसीट्स से। रिसीट्स मतलब यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे आमदनी की बात की जा रही है, यानी सरकार के खर्च ज्यादा हैं और उसकी आमदनी कम है। यानी यहाँ पे बजट डेफिसिट किसके बराबर है कि बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू बजट रिसीट्स से। अब देखिए, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो बजट डेफिसिट अपने आप में एक बहुत ही अलार्मिंग बजट होता है या फिर अलार्मिंग सिचुएशन इकोनॉमी में हो जाती है जब सरकार की खर्चे बहुत ऊपर चले जाएं और उसके पास रेवेन्यू नहीं रहे। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में ये देखा गया कि सरकार ने अपना जो बजट बनाया था वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन कि कोविड-19 की वजह से अप्रैल मई जून में एक कंप्लीट लॉकडाउन रहा और जो रेवेन्यू जनरेट होने के जो सोर्सेस थे या फिर सेक्टर्स थे वो कंटिन्यूअसली या पूरी तरीके से वो शटडाउन रहे, जिसकी वजह से रेवेन्यू किसी भी प्रकार से सरकार जनरेट नहीं कर पाई और उसके खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ते रहे हैं। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे बजट सरकार का जो होता है वो पूरे लॉस में जाने लगता है या फिर उसने जो प्लानिंग की होती है उस प्लानिंग के हिसाब से उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और उसके खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। सरकार के खर्चों की अगर हम बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, यानी जो सरकार इंटरेस्ट देती है, वो खर्च जो होता है वो सबसे बड़ा खर्च होता है और सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी, अगर अपनी साख बचानी होती है तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं रोकती या फिर इंटरेस्ट को लगातार वो पे करती रहती है ताकि क्रेडिबिलिटी उसकी बनी रहे। तो इसी तरीके से बहुत सारे खर्चे हैं जो रिकरिंग फॉर्म में होते हैं, जो रेगुलर बेसिस में होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना हो या फिर किसी और फॉर्म में होती है, वो सरकार को रेगुलरली पे करना होता है। अब बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें, बजट लॉसेस की बात करें या निगेटिव बजट्स की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के यहाँ पे हमको दिख रहा है। एक तो रेवेन्यू डेफिसिट है, एक फिस्कल डेफिसिट बहुत ही फेमस है, बहुत डिस्कशन इसके ऊपर होता रहता है, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट है। आज के इस लेक्चर में हम रेवेन्यू डेफिसिट पे ही डिस्कशन करेंगे, फिस्कल और प्राइमरी पे हम 118 पे चर्चा करेंगे, 117 पे हम रेवेन्यू डेफिसिट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली में होता क्या है। ओके सो यहाँ पे बजट डेफिसिट में जो उसका सबसे पहला पार्ट था रेवेन्यू डेफिसिट, इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। तो रिलेटेड विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी रेवेन्यू डेफिसिट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों होंगे। यानी सरकार के अपने कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं यानी रेगुलर सोर्स ऑफ खर्च होते हैं और साथ ही साथ रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं यानी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है जो रेगुलरली सरकार को मिलती रहती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स।
यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देते हैं तो हम रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाते हैं। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट्स की। अब मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, उसका हम जवाब ढूंढेंगे। एक क्वेश्चन है कि हाउ एन इकोनॉमी रिएक्ट्स व्हेन एनुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एनुअल रिसीट्स। यानी कोई भी अर्थव्यवस्था किस तरीके से रिएक्ट करेगी या किस तरीके से काम करेगी अगर उसका एनुअल एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी सालाना खर्चा जो उसका है वो सालाना इनकम से अगर ज़्यादा बढ़ जाए, यानी उसके एनुअल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं एनुअल रिसीट से, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इकोनॉमी या कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो अगर देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें कि इंडिविजुअल के अगर खर्चे बढ़ जाएं उसकी इनकम से, तो उसके कई तरीके होते हैं मैनेज करने के। एक तरीका तो ये होता है कि वो किसी से बोरो कर लेगा, चाहे बैंक से बोरो कर ले या किसी रिलेटिव से बोरो कर ले। दूसरा तरीका ये होगा कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी को बेच देगा, चाहे वो उस लैंड के फॉर्म में हो, चाहे उसके घर पे रखा हुआ किसी भी तरीके का फर्नीचर होगा। तीसरा तरीका ये होता है कि उसके अगर मंथली खर्चे 50,000 तो वो मंथली खर्चों को कट करके 30,000 या 25,000 पे लाएगा। तो इसी को अगर हम मैक्रो एस्पेक्ट में देखें या फिर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लेवल पे क्या करेगा, सबसे पहले लेवल पे कोई भी सरकार जो है वो बोरो करेगी। अब बोरो करने के देखिए दो तरीके होते हैं। बोरो तो सरकार जो है वो आरबीआई से भी कर सकती है, उसके अलावा सरकार जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कर सकती है, उसके बाद वो सरकार पब्लिक से भी बोरो कर सकती है। यानी आरबीआई से करने का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो कुछ लोन ले ले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस तरीके की जो संस्थानें होती हैं वहां से भी वो बोरो करती है। और साथ ही साथ अगर हम पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक से बॉन्ड के फॉर्म में सरकार पैसा उठाती है, यानी कागज का पन्ना मार्केट में लेके आ जाएगी, लोग उस कागज के पन्ने को खरीद लेंगे, सरकार ये गारंटी देगी कि ये कागज का पन्ना 100 रुपए का है, हम 1 साल बाद या 2 साल बाद इसको 1000 रुपए का बना देंगे। सारे लोग वो कागज का पन्ना खरीद के जनरल पब्लिक सरकार को पैसा दे देगी और सरकार करंट सिचुएशन से फाइट करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज कर लेगी। डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप पैसा इंजेक्ट करते हो और डिसइन्वेस्टमेंट में आप पैसा खींच लेते हो। तो पैसा खींचने का यहाँ पे मतलब होता है कि सेलिंग ऑफ पब्लिक शेयर इंटरप्राइजेज, यानी सेलिंग ऑफ पीएसयूज, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सरकार की होती हैं, सरकार उनका शेयर बेच के भी पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लेती है। और तीसरा जो है वो कट इन एक्सपेंडिचर्स। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार यहाँ पे क्या करती है कि जो सरकार की सब्सिडी वगैरह होती है, सब्सिडी वगैरह देना बंद कर देती है। सब्सिडी चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें या फिर बहुत सारे वो लोग जो कि बैकवर्ड इलाके में जाके किसी ना किसी तरीके का प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार उनको टैक्स की छूट देती है, रॉ मटेरियल कंसेशन पे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सरकार ऑलरेडी एक क्राइसिस में है, यानी इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में है, तो वहाँ पे इस तरीके की बेनिफिट्स जो कि नॉर्मल सिचुएशन में प्रोवाइड किए जा रहे थे वो बंद कर दिए जाते हैं। तो 117th में हमने बजट डेफिसिट को पढ़ा, उसके अलावा हमने रेवेन्यू डेफिसिट को समझने की कोशिश किया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर यानी 118th पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट एक इंपॉर्टेंट इशू है, ये बार बार आप न्यूज़पेपर में या बार बार आप टेलीविजन चैनलों पे देखते रहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो इसको डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं हर बार की तरीके से जो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को पहुंचाइए, स्पेशली जो बच्चे इस वक्त क्लास 12th में, चाहे वो सीबीएसई चाहे आईसीएसई बोर्ड में हैं। क्लास 12th में दोनों का सिलेबस सेम है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है कि वो पहले 12th में था, अब 11th में चला गया। सो यहाँ तक हम डिस्कशन को एंड करते हैं। 118th में कुछ और डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।